नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी के हापुड़ में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने हरियाणा से पेशी करके आ रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें सिपाही सहित 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इस घटना से जहां एक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं इलाके के लोग भी काफी दहशत में हैं। तो देखिए, पूरा मामला हापुड़ का है, जहां पर पेशी के लिए लाए गए एक कैदी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि कोर्ट से महज 25 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 30 सेकंड के अंदर 20 राउंड फायरिंग की गई थी, जहां इस घटना में जो कैदी था उसकी मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग इस मामले में, इस घटना में घायल हो चुके हैं। तो हापुड़ से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पेशी के लिए लाए गए एक कैदी को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तो देखिए, पूरा मामला हापुड़ का है, जहां पर जो कैदी था उसको पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन बाइक पर सवार बदमाशों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो वहीं इस दौरान 2 पुलिसकर्मी जो थे वो भी घायल हो चुके हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। ये जो पूरी वारदात हुई है, ये कोर्ट से महज 25 मीटर की दूरी पर हुई है, जहां पर 3 सेकंड के अंदर इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इस दौरान इन बदमाशों ने 20 राउंड फायरिंग भी की है। तो इस पूरी खबर पर मेरे संवाददाता मनब्बर चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनब्बर, जिस तरीके से महज 25 मीटर की दूरी पर कोर्ट से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, बता दें आपको, ये हरियाणा से इसको लेकर आया गया था और ये फरीदाबाद का रहने वाला है। सुंदर भाटी गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है। लखनपाल उर्फ अशोक भाटी इसका नाम है। और हापुड़ के धौलाना में एक 2019 में कांड हुआ था, जिसमें बारात समेत नक्सलबाजी को लेकर गोलियां चल गई थी, कई लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उसी मामले में इसको आरोपी बनाया गया था, 302 का आरोपी था और ये हरियाणा की जेल में बंद था, क्योंकि फरीदाबाद का रहने वाला था। ऐसे में इसको आज सुबह पेशी पर लाया गया और हापुड़ में पेशी थी, लेकिन कोर्ट में ले जाते समय जो 5 बदमाश बताए जा रहे हैं, पहले ही बाइक पर बैठे थे, हाथ लगाए इस इलाके में बैठे थे और उन्होंने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली जो वहां सिपाही थे जो लेकर आए थे उनको भी लगी, जबकि इसकी मृत्यु हो चुकी है। साफ तौर पर गैंगवार के चलते इसकी मृत्यु होने से हड़कंप मचा है। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में इस तरह के जो कांड हुआ है, उससे इलाके में भी दहशत है। फिलहाल मौके पर आईजी रेंज प्रवीण कुमार पहुंच चुके हैं और तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। उन सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाल लिया गया है, जिनमें वो कैश के 5 ट्रक थे और जो एक पल्सर बाइक है उसके आसपास मंडराते हैं और देखते ही गोलियां चला देते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से गैंगवार मानकर देखी जा रही है, मानकर चल रही है पुलिस, और गैंगवार के चलते इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें काम हो रहा है, गैंगस्टर है, ऐसे में मनब्बर, यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि कोर्ट से महज 25 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया जाता है, महज 3 सेकंड के अंदर बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पूरा मामला हापुड़ का है, जहां पर पेशी के लिए लेकर आ रहे एक कैदी की दिन दहाड़े बदमाशों ने हत्या कर दी है। महज 3 सेकंड के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कोर्ट परिसर की अगर बात करें तो 25 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 सेकंड के अंदर इन बदमाशों ने 20 राउंड फायरिंग भी की है, जहां इस पूरे वारदात में जो कैदी था उसकी मौत हो चुकी है, जबकि सिपाही इस दौरान घायल भी बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच में है। सीसीटीवी फुटेज भी इस दौरान खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। यहां तक कि अगर बात पुलिस विभाग की करें तो पुलिसकर्मियों का यह भी कहना है कि आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
तो देखिए ये पूरा मामला हापुड़ का है, जहां पर महज 3 सेकंड के अंदर बाइक पर सवार बदमाशों ने एक कैदी को दिन दहाड़े गोली मार दी है। तो एक बार फिर से मेरे संवाददाता मुनव्वर चौहान मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मुनव्वर, 3 सेकंड के अंदर 20 राउंड फायरिंग, और वो भी कोर्ट परिसर से महज 25 मीटर की दूरी पर, कितनी बड़ी चूक सुरक्षा को लेकर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। यहाँ पर कोर्ट के आसपास ही जो बदमाश है उनकी हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बागपत हो, शामली हो या फिर हापुड़ हो, यहाँ इस तरह की वारदात होती है। सजा याफ्ता या फिर सजा काट रहे जो बंदी है वो आते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। कई ऐसे बड़े कांड मेरठ में हुए हैं, मुजफ्फरनगर हुए हैं, तो बड़े बड़े गैंग के सदस्य रहते हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है। और ये इतनी बड़ी चूक है, इसके बावजूद इसके पुलिस नहीं समझती। पहले भी पुलिस को इस बारे में लगातार उच्च अधिकारी कहते रहे हैं कि जो चौकी होती है कचहरी परिसर में, उसको बढ़ाया जाए, चेकिंग की जाए। आखिर कोई भी शख्स कैसे कचहरी में या कचहरी के आसपास हथियार लेके आ जाता है, उनकी चेकिंग नहीं की जाती है। समय समय पर चेकिंग की जाए तो शायद ऐसे लोग पकड़े जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। ऐसे में सिपाही को भी गोली लगी है, और आसपास कोई और शख्स होता तो आम आदमी की भी जान जा सकती है। ऐसे में कोई कड़ी चूक है, बड़ी चूक है, इसमें भी जांच सेटअप की जाएगी। आईजी प्रवीण कुमार खुद मौके पर मौजूद है। बहरहाल फिलहाल जो सिपाही है उसकी तो हालत है स्थिर बताई जा रही है, जबकि जो संजय भाटी गैंग का सदस्य है इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका मर्डर हो चुका है। ऐसे में इलाके में हड़कंप की स्थिति है, लेकिन साफ तौर पर यह माना जा रहा है पुलिस की चूक के चलते इलाके में हड़कंप है। और ऐसे में जो इस सिपाही को, इस बंदी को लेकर आए थे, कई सिपाही होते हैं, ये एक मौके पर इस समय जब ये हादसा हुआ केवल एक सिपाही था। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी लोग कहाँ थे और एक्टिव क्यों नहीं थे। अगर इतने बड़े बदमाश को लेकर आए थे जिसका 302 में मामला चल रहा था, वो संजय भाटी गैंग का सदस्य है, हो सकता है गैंगवार इसमें बताई जा रही है। तो ऐसे में पुलिस की चूक है, और हो सकता है कि पुलिस की इतनी बड़ी चूक निकले कि पुलिस को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़े। क्योंकि पहले भी देखा गया है बागपत में गन लेकर भाग गए जो बंदी थे, मेरठ में जो है 2014 में हत्या हो गई थी कचहरी के अंदर, ऐसे मुजफ्फरनगर में हुआ। बावजूद इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदातें होती हैं, कचहरी और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं की जाती है, और नतीजा इस तरह की वारदात सामने आती है। जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से इस तरीके की वारदातें पहले भी हुई हैं और फिर से ये वारदात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन मुनव्वर, यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि अगर पुलिस की हम बात करें तो बयान ये भी सामने आया है पुलिस विभाग की तरफ से कि आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये भी जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अगर पुलिस का जो संदेह है, तो किन लोगों की तरफ पुलिस का संदेह जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया 2019 में धौलाना में गांव है उदयपुर नंगला करके, वहां पर बारात चढ़त थी, और बारात चढ़त में पहले कहा सुनी हुई, इसके बाद टशन में गोलियां चली, कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, क्योंकि गैंगवार भी इसमें मानकर चल रहे हैं, क्योंकि संजय भाटी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये वारदात है कहीं ना कहीं ये इसलिए जोड़कर पुलिस चल रही है, जो दूसरे लोग हैं या इसके मुखालिफ पक्ष है कि पहली वारदात से इसको जोड़कर चल रहे हैं। लेकिन हो ना हो, इसमें पूरी तरीके से गैंगवार इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये भी हार्डकोर क्रिमिनल है, 302 में बंद था, और जिन लोगों ने दिन दहाड़े मारा है तो कह सकते हैं वो लोग भी अपनी जान को हथेली पर लेकर आए थे। उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। अगर पुलिस एक्टिव होती तो पुलिस उन पर गोलियां चला सकती थी। तो ऐसे में आपसी रंजिश भी हो सकती है, गैंगवार भी हो सकती है। हालांकि तमाम पहलुओं पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी मौके पर है, आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार मौके पर है, और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरीके से रूपरेखा बनाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से उन आरोपियों के फोटो निकाल लिए गए हैं जिन आरोपियों को कैद किया गया। फोटो में जो सीसीटीवी में कैद किए गए हैं, साफ तौर पर उनके फोटो मिल चुके हैं, कॉम्बिंग की जा रही है, और जगह जगह नाकाबंदी करके आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल देखना ही होगा कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या वजह निकलती है, आपसी रंजिश है, गैंगवार है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई है, एक तरफ तो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, बदमाशों को लेकर नाकाबंदी भी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए मुनव्वर हमारे साथ। तो खबरों में आगे और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो हापुड़ का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस पर इस दौरान बदमाशों की तरफ से पेशी के लिए लाए गए कैदी पर आरोपियों ने हमला किया है।
तो खबरों में आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर पहलगांव के चंदनबाड़ी में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। जहां इस हादसे में 8 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। इन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर आर्मी अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस चंदनबाड़ी से पहलगांव जा रही थी, तभी बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और बस खाई में गिर गई है। इस बस में 39 जवान सवार थे। इनमें से 37 जवान आईटीबीपी के थे, जबकि 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस खाई में पलट गई है। अगर अब तक की बात करें, अब तक की अपडेट की बात करें, तो इस हादसे में 8 जवान आईटीबीपी के शहीद हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू अभियान अभी भी लगातार जारी है। एयरलिफ्ट की सहायता से इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जो घायल जवान हैं उनका इलाज जारी है। तो इस पूरी खबर पर बीजेपी के प्रवक्ता सोफी यूसुफ मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं। सोफी जी, जिस तरीके से अभी पहले भी आपने मुझे अपडेट बताया था कि लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है, अब इसको लेकर आगे कितना इस दौरान कार्रवाई की गई है और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, राहत बचाव कार्य, उसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, फ्रिसलन पहलगाम से सबको लाया गया है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से फिर जंगलात मंडी अनंतनाग से फिर उनको एयरलिफ्ट करके बादामी बाग हॉस्पिटल में कुछ लोगों को भेजा है। अभी तक ये दुखद बात है कि 8 लोगों की डेथ हुई है और जिसमें बहुत सारे लोग अभी जो है सीरियसली इंजर्ड है। अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं लोकल जो लोग हैं पहलगाम के लोगों ने इतनी मदद की हमारे आईटीबीपी जवानों की, मैं उनको सराहना दाद देता हूं कि सब लोगों ने बड़ी भरपूर जो है हिम्मत दिखा के सब घायलों को मदद की और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बट ये बहुत बड़ी दुखद बात है कि हमारे यात्रा खत्म होने वाली थी, कल शाम तक क्लियर हो जाता। ये गाड़ी वहां से आ रही थी तो खाई में चली गई, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो अभी लोगों की डेथ हुई और 5-6 लोग अभी सीरियस है। तो जिनको किसी की टांग में फ्रैक्चर हुआ है, किसी के जो है बाजू में फ्रैक्चर, किसी के कमर में दर्द है। तो मुझे लगता है कि अब अल्लाह ताला रहम करेगा, सबको बचा लेगा। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी हॉस्पिटल से ही आया, हॉस्पिटल में ही हम सब लोग वहां पे थे और हॉस्पिटल के लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम दिखाया, उन्होंने हौसला दिखाया, तो इतनी जानें जो है बच गई है। बिल्कुल, हौसले की वजह से जो जवान बाकी के बचे हैं उनकी जानें बच चुकी हैं। फिलहाल यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे सोफी जी आपसे कि कितने जो बाकी के जवान बचे हैं, क्या ये जो राहत बचाव कार्य है वो खत्म हो चुका है क्या कुछ, या अभी भी वहां पर जारी है? अभी राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है अभी, क्योंकि अभी भी यहाँ हमारे जंगलात मंडी हॉस्पिटल में कुछ लोग हैं जिनको अभी ज्यादा जो है चोट नहीं आई है, थोड़ा कम आया है, तो उनके लिए यहाँ राहगीरी जो है चल रही है और वहाँ के हमारे सिविलियन लोग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी है और बाकी लोग जो है उनको श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। बाकी जो हमारी डेड बॉडीज है उनको हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अनंतनाग में लाया है। बट अल्लाह ताला का ये कहर था, तो इस कहर के सामने हम बेबस हैं। बट फिर भी यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश करके, क्योंकि ये टोटल 41 लोग थे, 41 लोग थे, जिसमें 2 पुलिस वाले लोकल कश्मीर के थे और बाकी लोग 39 जो है आईटीबीपी के थे। पुलिस बस में ये सवार आ रहे थे वहां से चंदनवाड़ी से, और वो पुलिस बस टैंकर एक यहाँ से जा रहा था, टैंकर की चोट आपस में टकराने के बाद बस जो है वो खाई में चली गई, जिस वजह से हादसा हुआ। सोफी जी, अभी तक कितने लोगों को वहां से निकाला जा चुका है और अभी कितने लोग वहां पर बचे हुए हैं? नहीं, वहां से तो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। वहां जितने भी हमारी डेड बॉडीज थी और जितने भी हमारे सीरियसली जो इंजर्ड हुए थे उनको वहां के लोगों ने, वहां के प्रशासन ने सबको निकाला गया है। अलबत्ता बस वहां पे है, जो बस बिल्कुल खस्त हो गई है, खत्म हो गई है, वो बस वही वहां पे पड़ी है। बाकी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन वहां खत्म हो चुका है फ्रिसलन में।
जो चंदनवाड़ी से नीचे कोई 8 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय लोगों का साहस और प्रशासन की वजह से जो आईटीबीपी के जवान जो हादसे का शिकार हुए हैं उनमें से 8 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बाकी सबको बचा लिया गया है। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी जी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर को लेकर। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ये हादसा हुआ है। तो खबरों में आगे बात करते जम्मू कश्मीर की फिर से, जहां पर एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को इस बार फिर से टारगेट बनाया है। आपको बता दें कि गोलियों से इस दौरान 2 जो कश्मीरी पंडित हैं उनको गोलियों से भून दिया गया है। अज्ञात आतंकी हमले में व्यक्ति की जो मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो चुका है जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकियों ने शोपियां में सेब के बाग में घटना को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी के बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे कि इसी दौरान आतंकियों ने उनसे उनका नाम पूछा है और उसके बाद उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई है, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग से पहले कश्मीरी पंडितों के नाम पूछे गए थे, उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गई थी। तो देखिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का यह मामला सामने आया है, जहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं 2 भाई थे, उनसे पहले नाम पूछा गया और उसके बाद आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। जहां इस हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला शोपिया का है, जहां पर कश्मीरी पंडितों पर एक बार फिर से आतंकी हमले जो हुआ है वो वारदात सामने आई है, जहां इस हमले में कश्मीरी पंडित की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ये दोनों कश्मीरी पंडित भाई हैं। पहले इन आतंकवादियों ने पहले इन दोनों से इनका नाम पूछा है, उसके बाद इन पर हमला किया गया है। तो देखिए जिस तरीके से मई में लगातार एक के बाद एक जो वारदातें थी कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर जो हत्याएं की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये मामले थे उनमें कहीं ना कहीं तो इस पूरी खबर पर शाहिद खान मेरे संवाददाता फिर से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शाहिद, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर इस तरीके की जो वारदातें हैं वो फिर से शुरू हो चुकी हैं, इसको लेकर अब क्या अपडेट है? मैं आपको बताना चाहूंगा, कश्मीर घाटी में फिर एक बार दोबारा माहौल चेंज हुआ है। दोबारा माइनॉरिटीज पे अटैक किया जाता है, सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले यहाँ पे पंडित लोगों को टारगेट बनाया गया था और उसके बाद पंडित लोग सराफा एहतजाज पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि हम कश्मीर में सेफ नहीं है। तो आज बड़ी दुखद खबर आ रही है शोपियां से, जहाँ पे सुनील कुमार नामी शख्स की आज नामालूम बंदूक बरदारों ने उस पर गोलियां चलाई और जख्मों की ताब न करके उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। उसके साथ उसके भाई पिंटू उसके साथ थे जब उसको भी गोलियां लगी और उसके जख्मी होने की खबर आ रही है और उसको नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज मुआवजा के लिए भेज दिया गया है। अगर आप मैं बताऊं, ये सुनील कुमार अपने बगीचे में, सेब के बगीचे में अपना काम करने गए थे और वहीं पे नामालूम बंदूक बरदारों ने इन पे हमला किया है और ये हमला शोपियां के इलाके में पेश आया है। शाहिद, जिस तरीके से ये भी खबर सामने आई है कि पहले आतंकियों ने इनसे इनका नाम पूछा है, उसके बाद इन पर हमला किया गया है, इसको लेकर कितना अपडेट? देखो, उसके लेकर अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि जो पिंटू जी है, जो पिंटू कुमार जो है, जो पूरा जख्मी हो चुके हैं, अभी हॉस्पिटल में है, उनसे पूरी डिटेल्स अभी नहीं मिल पाई। वो डिटेल्स जब भी हमें सामने आएंगी वो हम न्यूज वॉच इंडिया व्यूअर्स को उनके सामने रखेंगी। मगर ये खबर साफ है कि नामालूम बदकारों ने उनके बगीचे में, जहाँ पे बगीचे में वो अपना काम अंजाम दे रहे थे, वहां पे उनको हमला किया है। शाहिद, अगर इस मामले को देखा जाए तो अगर हम पहले की भी बात करें या अभी की बात करें, कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत फिर से तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां पर यह हमला हुआ है तो वहीं पर AIMM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सुरक्षा की बात सरकार ने की थी तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा नजर नहीं आ रही है कश्मीर में।
देखो, आतंकवाद को कभी काबू नहीं किया जाएगा। आतंकवादी को यहाँ पे जो कश्मीर की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से तैनात है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हर कोई यही कामयाबी चाहते हैं कि यहाँ पे आतंकवाद का खात्मा हो जाए। अगर बात की जाए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम को अंजाम देते हैं, तो इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपना बयान दिया है वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट मेन बात जो है, अगर कश्मीर पार्टी की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, पुलिस फोर्सेस, आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपीएफ अपने काम में हर वक्त लगे रहते हैं कि आम जनता की सुरक्षा हो जाए। बिल्कुल, अगर सुरक्षा बल की बात करें तो आम जनता के लिए या पूरे देश के लिए वो हमेशा से ही अलर्ट रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते हैं, भारत की चिंताओं के बीच चीन का उपग्रह और मिसाइल निगरानी पोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आज सुबह पहुंचा है। श्रीलंका ने पहले ही इसकी अनुमति दे दी थी। हालांकि श्रीलंका ने पहले भारत और अमेरिका की चिंताओं के बीच चीन ने अपने पौध को भेजने के कार्यक्रम को टालने को कहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने चीन को जासूसी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह भेजने की अनुमति दे दी है। सरकार इस आशंका को लेकर चिंतित है कि चीनी पौध के ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले महीने कहा था कि हमें चीनी पौध द्वारा अगस्त में हम्बनटोटा की प्रस्तावित जो यात्रा की रिपोर्ट है उसकी जानकारी दी गई है।